नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज पूरे देश में बालिका दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में भी जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन आज का दिन यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्तराखंड के लिए खास साबित हुआ है। तो वहीं साथ ही आज के दिन एक नया अध्याय भी यहां पर जुड़ गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की बेटी सृष्टि गोस्वामी के लिए बालिका दिवस अपने जीवन में हमेशा यादगार रहने वाला पल रहेगा, क्योंकि बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल विधानसभा की बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया है। इसके साथ ही सृष्टि ने विधानसभा में प्रदेश में किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक यहां पर ली है। साथ ही इस मौके पर विभागों के अधिकारी विभिन्न योजनाओं पर 5 मिनट का यहां पर प्रेजेंटेशन भी उनकी ओर से दिया गया। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से सृष्टि को यह अवसर दिया गया है। साथ ही इस बाबत उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने भी इस मामले में मुख्य सचिव ओम प्रकाश को एक पत्र भी दिया है। सबसे पहले तो जैसे मैं खुद भी बाल विधानसभा से आती हूँ, तो मेरी मेन प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि हम सबको भी पता है बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हों सबसे पहले वो सोल्व हों, क्योंकि मैं खुद इसके साथ जुड़कर जमीनी तौर पर देख चुकी हूँ कि क्या क्या समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है। तो मेरी प्रायोरिटी मेन तो यही रहेगी कि हम पहले बच्चों से रिलेटेड मुद्दे जो है सारे उनको अपनी प्राथमिकता पर रखें। एक दिन की मुख्यमंत्री बनाने का संदेश में हम लोगों का ये था कि कम से कम वो बच्ची जो है उसको सामाजिक रूप से एक अलग से पहचान भी मिले, और साथ में जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि बालिका का सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। राजनीतिक क्षेत्र में वो किस तरह से महिलाएं आगे आएँ, बच्चियां आगे आएँ और वो सशक्त रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने एक संदेश दिया है। दूसरी बात, बालिका दिवस की चर्चा होनी चाहिए, उस पर उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी जी हमारे साथ जुड़ गई है। उषा नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी उषा नेगी जी, जिस तरीके से आज पूरे देश भर में बड़े ही कह सकते हैं कि खुशी के साथ बालिका दिवस मनाया जा रहा है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर आज का दिन क्या कुछ खास रहा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अध्यक्ष होने के नाते जी समस्त उत्तराखंड और देशवासियों को और उन बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो इस तरह से सशक्त, जो हम लोग सशक्त भारत की बात करते हैं, तो सशक्त भारत के निर्माण में उनका योगदान अहम रहे। उसके लिए हम लोग सिर्फ चर्चा न करें, चर्चाओं को हम लोग अमली जामा पहनाएं। उसी विषय को लेकर हम लोगों ने बाल संरक्षण आयोग ने एक तोहफा स्वरूप उत्तराखंड से शुरुआत की। एक बच्ची को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनने का एक दिन का अवसर दिया, और उसी के साथ साथ हमने सारे अधिकारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया, इसलिए कि आकर वो समीक्षा बैठक में हिस्सा लें और प्रेजेंटेशन दें कि किस तरीके से कार्य होता है और किस तरह से सरकार द्वारा किए गए जो कार्य रहे हैं उन कार्यों की किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर जो घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इसमें हमारा एक विषय यही था कि क्या इस तरह से हम अलग हटकर करें कि जिसके माध्यम से समाज में एक अलग से संदेश जाए। उस संदेश के लिए ही हम लोगों ने एक प्रयास किया कि सिर्फ चर्चा करना से ही इतिश्री नहीं होती, एक दिन सिर्फ मनाने के बाद उसके बाद हम लोग भूल जाएं, लेकिन ये विषय इस तरह से उठाया गया कि ताकि चर्चा बनी रहे इसकी एक पूरे साल भर, और इसके बाद में चर्चा इस कदर हो कि उसमें शासन और सरकारों को इस बारे में बताया जाए कि बालिकाओं का सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब उनको निर्णय में भागीदारी भी मिल सके। जी, तो वो हमारा एक प्रयास था। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया और उनको अपना प्रतिवेदन दिया। इस विषय में बताया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग समीक्षा बैठक इस बाल विधायक
के रूप में जो मुख्यमंत्री वो बनी है, उनको वास्तव में एक दिन का मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें इस निर्णय की में भागीदार बनाने के लिए, और साथ में उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस हैं, वो जिस तरह से फील्ड में काम कर रहे हैं ये लोग बाल विधायक, वो लोग कम से कम सही तरीके से इसको जान सके कि शासन और प्रशासन की कार्यवाही किस तरह से होती है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्षमता इसीलिए पैदा हो सकती है जब उनको मौका मिले। तो ये एक समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की। सारे विभाग आज जो हैं यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी अपनी बात को, अपना प्रेजेंटेशन रखा। उस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं और उनसे उस जो रिकमेंडेशंस यहाँ से जानी चाहिए वो रिकमेंडेशन सरकार को जाएंगी और बाल संरक्षण आयोग उस रिकमेंडेशन को फॉलो करेगा। जी उषा नेगी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई देश भर में बालिका दिवस मनाया जा रहा है और कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार की ओर से ये एक अच्छी पहल की गई है कि एक दिन के लिए बालिका को सीएम बनाया गया। आपको लगता है कि वाकई ही जो ये पहल आप लोगों की ओर से की गई है, इस पहल से कहीं ना कहीं देशवासी जो है, उत्तराखंड वासी जो है, उनमें बालिका को लेकर जो मानसिकता बनी हुई है, ये दोहरी मानसिकता जो है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अंतर देखने को मिलेगा? लोग वाकई अब बालिकाओं को मोटिवेट करेंगे और कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता जो बनी हुई है ये चेंज होती हुई नजर आएगी? डेफिनेटली देखिए, आप जब समाज में कुछ अलग से करते हैं तो वो एक चर्चा का विषय बनता है। इससे पहले हम लोगों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उस बच्ची को मौका दिया जो बच्ची सड़क पर भीख मांगती थी और वो बाद में शिक्षा से जुड़ी। तो हमारा ये था कि भिक्षा नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है। तो उस बच्ची को कुछ सम्रांत लोगों के द्वारा, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा और स्कूल के प्रधान अध्यापक के द्वारा एक प्रयास किया गया और आज वो बच्ची 11th क्लास में पढ़ रही है और बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट जो उन लोगों ने किया उसको हमने अब निजामा पहनाने के लिए कि इस बच्ची के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उस बच्ची को हम लोगों ने मौका दिया, चीफ गेस्ट बनाया। जो पिछली बार 24 जनवरी को जो बालिका दिवस हुआ और उस पर इतनी चर्चा हुई और बच्चियों में इतना कॉन्फिडेंस आया, बच्चियों को भी लगा कि नहीं, हमें कुछ अलग हटकर करना चाहिए। तो ये संदेश जो आज की मुख्यमंत्री बनाकर देना चाह रहे थे हम लोग बाग कि सशक्त भारत बनाने के लिए, क्योंकि ये बच्चियां हमारे कल का भविष्य हैं और ये बच्चियों में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर डेवलप हो और वो आगे बढ़कर काम कर सकें और कहीं पर भी अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर न समझें, क्योंकि जो जननी है वो कभी कमज़ोर नहीं होती। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि हम जन्मदाता हैं तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। एक अच्छी गृहिणी एक बच्ची बन सकती है, तो वो घर का जब सब कुछ संभाल सकती है और बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ भी साबित हो सकती है, क्योंकि जब वो दूसरे घर में जाती है तो उस घर में जाकर वो कई लोगों के साथ में असेंबल होती है और उन लोगों से रिश्ते तब जुड़ते हैं जब एक व्यक्ति के वजह से जो पति के रूप में उसको मिलता है, के वो घर में प्रवेश करती है, वहाँ सबसे उसका समन्वय बनता है, तो वो एक राजनीति के बहुत अच्छी तरह से साबित हो सकती है। वो गृहिणी अगर बची अपने परिवार का बजट में से बहुत कुछ बचा लेती है तो एक अच्छी होम मिनिस्टर भी बन सकती है। तो यही एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आवश्यकता इस चीज़ की है कि उसे एक अवसर मिले और अवसर तभी मिल सकता है, उनको भी अपनी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी, सब लोगों को मिलकर बच्चियों के लिए, उनके भविष्य के लिए हम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं पेरेंट्स जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बात का डर रहता है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, या फिर वो भी अपनी बेटियों को बाहर कहीं घर से दूर पढ़ने के लिए भेजने में काफी हिचकिचाते हैं। तो उन पेरेंट्स को आज आप कुछ कहना चाहें? नेचुरली मेरा सीधा ये मानना है कि अब वो चीज़ें छोड़ दीजिए कि बेटे को आपने प्राथमिकता दी लेकिन बेटी को नहीं दी, बेटे को सब चीज़ें मिलनी चाहिए लेकिन बेटी को नहीं मिलना चाहिए, घर का काम सिर्फ बेटियां करेंगी, बेटा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब दोनों में समानता है, दोनों ही बराबर के हकदार हैं जीवन जीने के और हम लोगों को इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। उतनी योग्य बेटियां हो सकती हैं जितने योग्य आप अपने बेटे को देखते हैं। तो ये भेदभाव को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको बड़ा दिमाग और बड़े दिल के साथ में रहकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा, आपको दोनों के लिए एक समान सोचना पड़ेगा और समानता के आधार पे इन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं परिवार से और उनके कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि अब वो गए ज़माने जब बेटी और बेटे में अंतर किया जाता था,
अब सब लोग एक समान है और उतनी अच्छी शिक्षाएं बेटियां ग्रहण कर रही हैं। आज उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत सफलता से काम किया, बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए, एक इतिहास बनाया है, तो उसको हम लोगों को देखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी बेटियां हमारे सामने, कल्पना चावला जैसी बेटी हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती। तो सभी से यही अनुरोध है कि आप अपनी बेटियों को मौका दें, उन्हें आगे बढ़ने का में सहयोग करें। धन्यवाद। चलिए उषा नेगी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ कार्यों के निरीक्षण के लिए अपने 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर रास्ते में निर्माण कार्यों के निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने लाल तपड़ फ्लाईओवर से करी है। साथ ही आपको ये भी बता दें, हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने खड़खड़ी स्थित सूखी नदी पुल, आस्था पथ, गौरी शंकर द्वीप, बैरागी कैंप पुल, रानीपुर झालपुर और साथ ही चौधरी चरण सिंह घाट का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न निर्माण कार्यों में आ रही दिक्कतें और उनके पूरा होने से लेकर क्या कुछ यहां पर जानकारी उन्हें दी गई है कि वक्त पर इन्हें पूरा कर लिया जाए। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए। इसके अलावा मेला अधिकारी दीपक रावत ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में विस्तार से अवगत करवाया। निरीक्षण के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र में कुल 86 निर्माण कार्य स्वीकृत थे, जिनमें से 2 बार में निरस्त ये कार्य यहां पर किए गए थे। शेष 84 में से अधिकांश कार्य लगभग फिलहाल पूरे हो चुके हैं। सभी कार्य बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से किए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अब नए स्ट्रेन में संक्रमित हो रहा है। ऐसे में कुंभ को दिव्य, भव्य और साथ ही सुरक्षित बनाना भी राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी करी है। एसओपी के मुताबिक ही कोरोना के बचाव के अनुरूप कुंभ की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि कुंभ का आयोजन पूरे उत्साह और उमंग के साथ यहां पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें, खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विशाल गर्ग हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे आज मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर रहे, सबसे पहले तो क्या कुछ खास रहा वहां पर? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कुंभ के जो निरीक्षण है वो करने के लिए गए हैं, जहां उन्होंने पुलों का निर्माण किया, जो हुआ है उनका निरीक्षण किया। साथ ही जो तमाम जो चीज़ें हैं कुंभ को लेकर के, चाहे वो घाट हो या फिर वो पेंटिंग बनाई जा रही हो, तमाम जो चीज़ें हैं उनका निरीक्षण किया। और साथ ही ये जानकारी मिली कि क्या क्या अभी काम है ऐसे हैं जो रह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 31 जनवरी की डेडलाइन भी अधिकारियों को दी है। इसी को लेकर तमाम जो निरीक्षण थे वो करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें 86 कार्य जो हैं वो चल रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। इसी पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है। और साथ ही जो बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एसओपी जारी कर दी है, जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि बिना मास्क के जो है वो कुंभ में एंट्री नहीं होगी। और दूसरा जो है कि जो भी श्रद्धालु कुंभ में पहुंचेंगे वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन वो भी करके आएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से यह भी जारी किया गया है आदेश कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी कुंभ में अपनी सेवाएं देगा वो वही देगा जिसको कोरोना की वैक्सीन का टीका लग चुका है। जी प्रीति। विशाल, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, आज उनकी ओर से निरीक्षण किया गया है, तमाम जगहों पर जाके उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या लगता है सीएम को कितनी खामियां नजर आई या फिर कितने संतुष्ट है फिलहाल अधिकारियों के काम से सीएम? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज सुबह के मुख्यमंत्री सुबह ही आज वो निरीक्षण पे निकल गए, जहां उन्होंने सड़कों से लेकर फ्लाईओवर से लेकर गंगा घाटों का सभी का निर्माण जो हुआ है उसका जायजा लिया। साथ ही उन्होंने जो अखाड़े हैं अखाड़ों से भी मिलकर ये बातचीत की है कि किस तरह की जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्था बिल्कुल सुचारू है। साथ ही उन्होंने जो मेला अधिकारी है उनसे भी वार्ता की कि क्या क्या अभी काम है जो रह गए हैं, क्योंकि टोटल 86 वर्क जो होने थे कुंभ को लेकर के, तो उसमें लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर कि 13
13 जो अखाड़े हैं वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 31 जनवरी तक की ये डेडलाइन भी दी थी, क्योंकि 27 फरवरी से हमारे यहाँ कुंभ शुरू होना है। तो उसको लेकर जो तमाम तैयारियां था, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और इसी का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी किया है। जी, क्या लगता है विशाल, जैसे आपने बताया कि 31 जनवरी तक डेडलाइन दी गई है कि काम पूरा कर लेना है, तो फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है, फिलहाल जिस तरीके से कामकाज वहां पर चल रहा है, क्या लगता है आपको वाकई 31 जनवरी तक कामकाज पूरा कर लिया जाएगा अधिकारियों की ओर से? जी बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुखिया खुद ही जा रहे हैं और जमीनी तौर पर पहुंच करके निरीक्षण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिन रात का जो काम है वो चलेगा और 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक काम कंप्लीट होगा। और अगर ऐसे में नहीं होता तो अधिकारियों को हटकार भी लगाई जाएगी और सारे काम जो अगर नहीं मिलते मौके पे तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो आएंगे वो देश विदेश से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। और कोरोना काल है तो उसमें व्यवस्था भी बना सुचारू रखने की जरूरत है। तो ऐसे में जो तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है, उनके साथ मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी भी मौजूद थे, तो तमाम जो तैयारियां हैं उनका निरीक्षण किया है। तो इसको लेकर कहने चाहिए कि कहीं ना कहीं अब कुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जी चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पीसीएस अफसरों के प्रमोशन में लापरवाही के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्मिक विभाग की एसीएस को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के साथ ही व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने का फरमान सुनाया है। आपको यह भी बता दें कि लोक सेवा आयोग ने 2004 में अपनी परीक्षा के जरिए पीपीएस और पीसीएस अफसरों का चयन किया था, तो वहीं पर मामले को ऐसे ही बीच में छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जब अफसरों को दिक्कत हुई तो सरकार ने तमाम अफसरों को इस दौरान यहां पर पीसीएस अफसरों के पदों पर तैनात कर दिया, जिसके बाद में वरिष्ठता का विवाद यहां पर एक बार फिर से शुरू हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि खुद को वरिष्ठ बताते रहे अधिकारी और सीधी भर्ती वाले खुद को, लेकिन हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में साफ किया है कि सीधी भर्ती वाले ही यहां पर वरिष्ठ अधिकारी माने जाएंगे। आज हालात वहां पर यह बन गए हैं कि साल 2004 में पुलिस सेवा में आने वाले पीपीएस अफसर आईपीएस बन चुके हैं और कई जिलों में कप्तान बनकर यहां पर सेवाएं दे रहे हैं। तो वहीं पर साल 2016 से अभी तक पीसीएस अफसर आज भी प्रमोशन की राह देख रहे हैं। पीसीएस अधिकारियों के प्रमोशन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसीएस को 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश होने के साथ ही जवाब देने का निर्देश दिया है। ऐसे में पीसीएस अधिकारी अभी भी अपने प्रमोशन की बाट जो रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ मैं प्रीति गौड़, न्यूज़ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गुप्ता जी, आपसे जिस तरीके से ये खबर जो सामने आ रही है, क्या कुछ है पूरा मामला, सबसे पहले दर्शकों को आप वो क्लियर कर दीजिए। देखिए प्रीति, मामला ये 2004 से है। 2004 में उत्तराखंड में पीसीएस और पीपीएस यानी पुलिस सेवा के लिए और प्रशासन सेवा के लिए अधिकारियों का चयन होता है। अधिकारियों के चयन के साथ साथ आपने हमेशा देखा है कि जो आईएएस हैं वो सीधे भी भर्ती या सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करके निकल कर आते हैं। जी सही और कहा। दूसरा, एक सीनियरिटी के अनुसार भी जो हमारे पीसीएस अधिकारी होते हैं उनकी एक तय रूलिंग है, उस रूलिंग की सीनियरिटी के बाद उनको आईएएस बनाया जाता है। मुद्दा यही है प्रीति कि 2004 में पीसीएस निकले और पीपीएस निकले। जो पीपीएस निकले उनको सीनियरिटी मिलते 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 उनको आईपीएस बनाया गया और कई ऐसे इसी 2004 बैच के कई ऐसे पीपीएस अधिकारी हैं जिन्हें 2014, 15, 16 में आईपीएस बना दिया गया और वो जिले में बतौर कप्तान नियुक्ति पर बैठे हुए हैं। यानी एक एक जिले में
2 जिलों के भी कप्तान बन चुके हैं। अब करीब 1 दर्जन से ज्यादा पीसीएस अधिकारियों का मामला दर बदर चल रहा है। पहले हाईकोर्ट चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और प्रीति, मामला ये है कि इन लोगों की सीनियरिटी काउंट करते हुए इनको कम से कम पिछले कई साल पहले आईएएस बन जाना चाहिए था, या इनको प्रमोशन करके आईएएस बना देना चाहिए था। मगर चूंकि ये मामला लिंगर ऑन होता रहा शासन स्तर पर, शासन ने किन कारणों से इस पर किस तरीके की चीजें नहीं की, ये एक बड़ी बात है। और यही कारण है कि 1 दर्जन से ज्यादा पीसीएस अधिकारी नाराज होकर पहले हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये मामला सुर्खियों में प्रीति इसलिए आ जाता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ी टिप्पणी की है, क्योंकि मामला जिस तरीके से अब पीसीएस अधिकारी ले गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर ले गए हैं। पीसीएस अधिकारियों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन कुछ समय पहले दे दिया था और इनको आईएएस मिल जाना चाहिए था। 1 दर्जन से ज्यादा जो इस तरीके के पीड़ित अधिकारी हैं या जो पक्षकारी हैं उनको मिल जाना चाहिए था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा है कि 4 हफ्ते में शासन, उत्तराखंड शासन अपनी इसमें रिपोर्ट सौंपेगा, अपना जवाब देगा, और एसीएस को इसमें व्यक्तिगत तौर पर आने को भी कहा है। प्रीति जी प्रीति, तो गौरव, क्या लगता है जिस तरीके से आपने पूरा क्लियर कर दिया कि वाकई ही कह सकते हैं इसमें साफ साफ शासन या प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से बहुत सारे अधिकारी जो है वो अभी तक प्रमोशन का इंतजार करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहाँ पर सीधी भर्ती से भी आईएएस जो आए हैं उनकी बड़ी संख्या है। और मौजूदा समय में जो अगर कहना चाहिए कि जो असली लड़ाई है वो डायरेक्ट पीसीएस और प्रमोटी या डायरेक्ट आईएएस और प्रमोटी आईएएस के बीच का मामला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसको किस तरह से देखती है। हालांकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि राधा रतूड़ी जी के ये को लेकर अब जो है ये 4 हफ्तों में जवाब देना है। राधा रतूड़ी एसीएस हैं और हो सकता है वो व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में कोर्ट में भी पेश हों और अपनी बात रखें, मगर आंतरिक तौर पर हमें ये जानकारी मिली है प्रीति कि इस मामले को उत्तराखंड सरकार ने अब बेहद गंभीरता से ले लिया है। बिल्कुल, और लेना भी पड़ेगा गौरव, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया तो वाकई सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा इस मामले को। प्रीति, मैं सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे दूं, मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीएमओ ने यानी मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर कुछ अधिकारियों के साथ वार्ता कर ली है, और इसमें भी कोई बड़ी संभावना ये हो सकती है कि जो 4 हफ्ते में इन लोगों को अपना जवाब देना है, सरकार ने जो अपना जवाब कोर्ट में देना है, तब शायद इन लोगों की कई सालों की जो मुराद है प्रमोटी पीसीएस की, जो अब जो चाहते हैं उनके हक में कोई फैसला आ जाए। तो एन केन प्रकरण देर से ही सही, मगर ऐसे हालात बन रहे हैं प्रीति कि इन लोगों की जो मांगे हैं, जो इनका देरी से प्रमोशन रुका हुआ है, वो शायद अब जल्दी आ जाए। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बड़े कड़े निर्देश दिए हैं। जी चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान के साथ ही कोरोना की रफ्तार भी धीमी हो चली है और उत्तराखंड कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की ओर बढ़ भी रहा है। शनिवार को उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह रही कि करीब 3 महीने बाद प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की मौत नहीं हुई है, जो प्रदेशवासियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कह सकते हैं कि एक राहत की खबर रही। हालांकि 122 लोगों में कोरोना की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन इन आंकड़ों में भी 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते दिन जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 13,989 सैंपलों की यहां पर रिपोर्ट आई है, जिनमें से 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इन संक्रमित लोगों के आंकड़ों के साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना का आंकड़ा 95,586 हो गया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में गिरावट देखने को प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी के दिन बार और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति भी यहां पर दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देहरादून से मेरी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रीति, जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी जो भी खबरें सामने आ रही है, कह सकते हैं कि वाकई ये तो अच्छी खबर है ही कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई, लेकिन इस साथ ही जिस तरीके से देहरादून से खबरें सामने आ रही है कि वाकई कोरोना
की जो रिकवरी रेट है वो काफी बढ़ गई है, तो उसको लेकर क्या कुछ हालात फिलहाल वहां बने हुए हैं? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगी कि पूरे देश के साथ साथ यहाँ उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से जो टीकाकरण अभियान है वो शुरू हो चला है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि उत्तराखंड में जो कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी, जो मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे, उसमें काफी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और अगर शनिवार की बात करें तो शनिवार को एक अच्छी खबर यह रही प्रदेश के हिसाब से कि यहाँ पर कोई भी मौत का जो मामला था वो नहीं आया। हालांकि इसके साथ साथ अगर बात करें तो 122 लोग यहाँ पे कोरोना की लोगों में पुष्टि हुई, लेकिन राहत देने वाली खबर ये रही कि कोई भी मौत का आंकड़ा जो है यहाँ पे सामने नहीं आया। इसके अलावा कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए तो अच्छी खबर है ही ये, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस खबर से काफी राहत महसूस कर रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो कोरोना के लगातार मामले आए थे प्रदेश में, लगातार मौतें हो रही थी, लेकिन अब जो शनिवार को जो एक कोई भी मौत का जो मामला वो नहीं आया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसने राहत की सांस ली है। और साथ ही साथ जो सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने भी राहत की सांस ली कि जिस तरह से कोरोना में लगाम लग रही है, तो प्रदेश के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर बनकर उभर रही है। चलिए प्रीति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।